हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। यह चैनल स्पेशल झारखंड बोर्ड के लिए बनाया गया है। यदि आप झारखंड बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का मॉडल पेपर। ये आपका 2023 का है। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन 2024 का बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। पूरा डिटेल से आपको मॉडल सेट 1 साइंस का समझाने वाले हैं। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। यहाँ पर पूछ रहा है एसआई मात्रक किसका समान होता है, तो याद रखिएगा चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है। तो आप बोलिएगा चाल का एसआई मात्रक कितना होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। चाल का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। इसलिए बोला गया किन राशियों का एसआई मात्रक समान होगा, तो चाल और वेग का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए, निश्चित दिशा में द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, चाल होगा या वेग होगा या विस्थापन होगा या त्वरण होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा विस्थापन होगा। कोई भी निश्चित दिशा में द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। आगे यदि देखा जाए वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तभी हम तुरंत बताए थे। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। अभी तुरंत बताए थे चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखिए, स्वचालित वाहनों के लिए एक यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को क्या बोलते हैं, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर में बोलते हैं। जो तय की गई दूरी को मापता है वाहन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। आगे देखिए 5 नंबर में बोल रहा है यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। ये बोल रहा है यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाएगा, द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और उसका वेग को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा, दुगना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। क्या फार्मूला देखेंगे, P बराबर M बराबर V देखेंगे। P बराबर M बराबर V। अब याद रखिएगा M का मतलब क्या हो जाएगा, मास मतलब द्रव्यमान हो जाएगा। V का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका, वेग हो जाएगा। तो याद रखिएगा P बराबर आपका क्या हो जाएगा, M बराबर V। अब देखिए क्या बोला है, जो द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। दोगुना मतलब क्या होगा, 2M हो जाएगा। M मतलब मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। तो द्रव्यमान को क्या करना है, दोगुना करना है। दोगुना करने का मतलब क्या, 2M कर दिए। और देखिए V मतलब क्या हो जाएगा आपका, वेग होगा। वेग को आधा करना है। देखिए यहाँ लिखा है वेग को आधा कर दीजिए। तो चलिए वेग को हम आधा कर देते हैं। चलिए वेग को जैसे हम आधा कर देंगे तो यार क्या हो जाएगा, 2 से 2 मेरा कट जाएगा। तो P बराबर मेरा क्या हो जाएगा, MV हो जाएगा। देखिए जो हमारा पहले था क्वेश्चन P बराबर MV फार्मूला था, यही देखिए यहाँ पर फिर वापस आ गया P बराबर MV। इसका मतलब क्या समझ में आएगा, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वही हो जाएगा, वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए P बराबर MV होगा। M को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान को यहाँ बोला दोगुना कर दिया जाए तो 2M कर दिए। और वेग को हम लोग बोला वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा आपका, वेग हो जाएगा। वेग को बोला आधा कर दिया। तो किसी भी चीज़ को आधा करना है मतलब 2 से डिवाइड कर दिए। 2 से 2 कट गया, MV आ गया। P बराबर MV जो आपका पहले था P बराबर MV, फिर आपका P बराबर MV हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, वही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान 6 kg और 34 kg। यहाँ बोल रहा है A का द्रव्यमान कितना है, 6 kg है, और B का द्रव्यमान कितना है, 34 kg है। क्लियर है। अब देखिए किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो बोलिए कि B का द्रव्यमान ज़्यादा है, क्योंकि ये इसका कितना द्रव्यमान है, 34 kg। हमने इसका वजन ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, B का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है A का ज़्यादा तो B के ज़्यादा से अधिक है, तो ये तो गलत बोल रहा है। A का ज़्यादा तो B का ज़्यादा से कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी का जलत्व ए के जलत्व से अधिक होगा। देखिए बी का जो जलत्व है 34 kg, ए का जलत्व से अधिक है क्योंकि इसका 6 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी में, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जलत्व ज़्यादा होगा, जिसका वजन कम होगा, जिसका भार कम होगा उसका जलत्व कम होगा। तो याद रखिएगा बी का जलत्व ए का जलत्व से अधिक होगा। आगे देखिए बोल रहा है 7 न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देखिए
ये याद रखिएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है या न्यूटन का गति का दूसरा नियम है या न्यूटन का गति का तीसरा नियम है या संवेग के संरक्षण का नियम है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम होगा। तो देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही होना चाहिए। ये क्या बोलता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम बतलाता है। आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संवेग के संरक्षण पर काम करता है। आगे देखिए 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य पर भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो याद रखिए कि जितना मनुष्य का जो पृथ्वी पर भार होगा चंद्रमा पर क्या होगा 1/6 हो जाता है। मान लीजिए जैसे आपका 60 kg यहाँ पर है, मान लेते हैं एक एग्जांपल 60 kg यहाँ पर पृथ्वी पर आपका भार है, तो ये आपको जानते हैं क्या हो जाएगा 60 का 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पर, मतलब इसका मतलब हो जाएगा आपका 10 kg चंद्रमा पर भार हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका भार रहेगा पृथ्वी पर उसका 1/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए आपको एक फार्मूला देखना होगा, W बराबर mg, W बराबर mg, W बराबर क्या हो जाएगा, W मतलब वेट मतलब भार हो जाएगा, W बराबर भार हो जाएगा, और mg का मतलब समझ लेते हैं, m मतलब क्या हो जाएगा मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, g मतलब क्या हो जाएगा ग्रेविटी मतलब क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, W मतलब वेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। चलिए हमको क्या निकालना है, भार निकालना भी है। और देखिए m का मतलब क्या हो जाएगा मास को हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, जो 60 kg द्रव्यमान दिया है तो यहाँ पर 60 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए ग्रेविटी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए g का मान दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ g का मान कितना है 10 है। तो यहाँ देखिए W बराबर क्या हो जाएगा 60 × 10 मतलब 600 हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो W बराबर 600 न्यूटन है ये कहाँ पे है, तो ये आपका पृथ्वी पे है, ये आपका पृथ्वी पे है। तो हमको तो भैया चंद्रमा पर निकालना है, तो चंद्रमा पर निकालना है तो 600 को 1/6 कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा में 1/6 भार हो जाएगा। तो 6 से यदि काटिएगा 100 को, तो यहाँ पर चंद्रमा पर कितना भार हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। मान लीजिए यहाँ पर दो वस्तु है, यदि इसका दूरी कितना 10 मीटर है या 20 मीटर कुछ भी मान लीजिए, 10 मीटर है तो इसको हम लोग आधा कर देंगे, दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या कर देंगे 5 मीटर कर देंगे। तो 5 मीटर करने से यहाँ पर क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल पर किस प्रकार बदलेगा। तो इसके लिए भी देखिए आपको एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला जानिए। तो इसके लिए देखिए आपको बल का फार्मूला लगाना होगा, F बराबर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल G रहेगा है m1 m2 डिवाइड बाय r², ये आपका रहेगा फार्मूला। तो F बराबर F लिखिए, G m1 m2 जैसे वैसे लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए r² यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा बोला है कि जो यहाँ पर दूरी का आधा कर दिया जाए। देखिए दूरी को यहाँ हम लोग क्या माने r माने, r बराबर यहाँ क्या माने दूरी माने, ठीक है दूरी माने। तो दूरी को क्या करना आधा करना है ना। देखिए यहाँ r² है तो यहाँ पर दूरी को आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे r/2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर लिखेंगे F बराबर G m1 m2 जैसे कि तैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए r² और 2 के स्क्वायर 4, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना r/4 बोल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं तो आगे यदि हम देखेंगे तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जो 4 जो यहाँ पर है ना, जो नीचे है उसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर यहाँ पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा F बराबर G m1 m2 और 4 गुना में हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या होगा r² का r² ही
रह जाएगा। यहाँ भी आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रह जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, गौर करिएगा, तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए, तो इसमें और इसमें देखिए आपको सब चीज़ सेम है। देखिए जी m1 का m1, m2 का m2, आर स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन 4 गुना ऊपर में हो गया। यदि 4 ऊपर में गुना हो ना, 4 गुना बढ़ जाएगा, समझे। यदि नीचे होता है 4 गुना घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में, ये फार्मूला और ये फार्मूला देखिए ये सही है, सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या हो रहा है, 4 ऊपर गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये हमारा फार्मूला है, F बराबर जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दूरी को हम लोग क्या माने, आर मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए F बराबर जी m1 m2, देखिए यहाँ पर बोला दूरी को आधा करना है, दूरी को आधा करना है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर को यदि आधा करिएगा तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो F बराबर जी m1 m2 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो स्क्वायर करिएगा ना 4। अब यहाँ पर देखिए, ये 4 को क्या किए हम ऊपर कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ऊपर कर दिए 4 और आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही छोड़ दिए। तो देखिए ये इसमें चेंजिंग देखिएगा, तो F का F है, जी m1 m2 सब चीज़ सेम, लेकिन यहाँ पर 4 गुना ऊपर बढ़ गया, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, तो ठोस, तरल, गैस, तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखा जाए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब ठोस में भी, तरल में भी और गैस में भी। आगे देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर किसका उदाहरण है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आगे यदि देखा जाए देखिए, मानव श्रवण के श्राव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा, मानव श्राव्य के ऊपरी परास कितना होगा, तो इसका कितना होगा, 20 हज से 20,000 हज तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपरी बोला, ऊपरी मतलब ये वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन ये वाला आंसर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब 20,000 को हम लोग क्या लिखते हैं, 20K लिखते हैं। इसी को हम लोग 20,000 बोलते हैं। आज HZ का HZ रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273.16 केल्विन होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 273.16 केल्विन। आगे यदि देखिएगा, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, किसको किया जा सकता था, हाइड्रोजन गैस को सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। आगे देखिएगा 17 नंबर में, तो निम्न में से कौन यौगिक का उदाहरण है, तो जल क्या है, एक यौगिक का उदाहरण है, जिसका जल का सूत्र क्या होता है, H2O। आगे यदि देखा जाए, तो पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो इसका एक ट्रिक क्या है, पिताजी क्या है, एक ट्रिक है। पी से क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। ता से क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। मतलब भैया जो यहाँ पर पीतल यहाँ पर हो जाएगा किसका, तांबा और जिंक का मिश्रण हो जाएगा पीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Zn मतलब जिंक और Cu मतलब कॉपर को तांबा ही बोल। अब आगे देखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन हुआ दोबारा वही अवस्था में नहीं आ सकता। जल्प का बर्फ में पिघलना में सेम वही अवस्था में आ सकता है, फिर जल बन सकता है। लेकिन भोजन का पचना, जब एक बार भोजन पच जाएगा तो पच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो, Na2 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, सॉरी इसका सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए, 36 ग्राम जल में जल का मौलिक कितने मोल मौजूद है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, मोल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मोल बराबर क्या होता है, यहाँ द्रव्यमान होता है और डिवाइड बाय क्या होता है, अनुभार होता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ द्रव्यमान कितना है तो बोलिएगा 36 है। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया 36 ग्राम। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अनुभार देखते हैं। तो अनुभार किसका है, जल का। तो जल का जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जल का हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है। और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखिए ऑक्सीजन का 1 है तो 1 है, ऑक्सीजन 1 है और इसका ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। 1 गुना यदि हम 16 करेंगे तो यहाँ पर 2 और प्लस 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा जल का। तो 18 से यदि हम डिवाइड कर देंगे, 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कैसे बना है। इसका मतलब देखिए 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान बटा अनुभार। तो द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम है, 36 ग्राम। अब देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है अनुपात और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 है, 2 है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 1 है और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 16 एकम 16, 16 और 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जल का अनुभार क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 से भागा करिएगा 36 को, तो मोल कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आगे देखिए C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो याद रखिएगा मोलर द्रव्यमान पूछा है, किसका पूछा है, तो C2 और H2 का बोला है। तो देखिए यहाँ पर फिर आपको ध्यान रखना है, C2 में कार्बन का 1 है भैया, 2 है। और कार्बन का आणविक जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 12 होता है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए H2 है। तो H2 कितना, हाइड्रोजन का 1 है, 2 और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 करिएगा। सॉरी, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए C2H2 है, C2 यहाँ पर है। तो कार्बन का 1 है, 2 है भैया, 2 है। इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का 1 है, 2 है। इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ये आपका क्या आणविक द्रव्यमान है, 1 है। और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गुना 2। इसका आणविक द्रव्यमान कितना है, 12 है। 12 को 2 से करिएगा तो 24, 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो याद रखिएगा J.J. थॉमसन ने किया है। आगे यदि देखा जाए, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो 11 को इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11 को हो जाएगा। अब प्रोटॉन बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना परमाणु संख्या होगा। समझ में आ गया। तो भैया प्रोटॉन की संख्या कितना है, 11 हुआ है। तो परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु के समान नहीं होंगे। तो इसका राइट भी याद रखिएगा न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। आगे देखा जाए लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गाल्जी उपकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कोशिका झिल्ली के आर पार के पदार्थों को आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, परासरण के द्वारा होता है। आगे याद रखिएगा पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो विभोज उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे यदि देखा जाए रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका कोशिका संरचना बोलते हैं। आगे यदि देखा जाए पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए वेल निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? वेल आपका क्या मत्स्य से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जल प्रदूषण में निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो याद रखिएगा आपका प्रभाव नहीं होगा फेफड़े संबंधी रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखा जाए निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग है, जो संक्रामक रोग नहीं होता, खांसी जुकाम संक्रामक हो जाएगा, हैजा संक्रामक हो जाएगा, कालाजार हो जाएगा, लेकिन रतौंधी असंक्रामक रोग हो जाएगा, जो आँख में दिखने में प्रॉब्लम होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन रोग नहीं होकर क्या होगा? रोग। दीर्घकालीन रोग कौन सा है जो लंबे समय तक रोग होगा? खांसी जुकाम तो नहीं होगा, हैजा भी नहीं होगा, मधुमेह, टीबी जो रोग है लंबे समय के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो याद रखिएगा मोनेरा वर्ग में आते हैं। आपका टोटल 40 क्वेश्चन बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।